संजू बाबा 308 उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। माधुरी दीक्षित जैसी खातून के साथ उनका रिलेशनशिप था। सलमान खान के साथ झगड़े थे, केसेस थे, जेल गए। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ये बदमाश है। उसके बाजू ने घड़ियां भी देखी और हथकड़ियां भी देखी। फिर मुन्ना भाई MBBS आई, वो एक सुपर स्टार बन गया। तो एकदम उसके ऊपर एक केस हुआ और वो केस क्या था, बम्बई में धमाके हुए, बम धमाके, और उसमें ये मॉरिशस शूटिंग के लिए गया हुआ था। और जिस वक्त ये वापस आया इसे दहशतगर्द के रूप में गिरफ्तार कर लिया। इसको 7 साल की सजा हुई। खलनायक सुपरहिट फिल्म हुई, उसमें माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित के साथ इसका अफेयर चला। उसके बाद ये फिर पकड़े गए। वो माधुरी जो इनके साथ इश्क का इजहार करती थी, माधुरी इसकी खबर तक लेने नहीं आई। अब माधुरी से सलमान खान भी इश्क करते थे और माधुरी से वो भी इश्क करता था। इनकी आपस में लड़ाई होगी। ये सलमान खान के पास गई माधुरी कि आप ये फिल्म रुकवाएं। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा बात यह कि ये फिल्म बनेगी उसमें मेरा नाम आएगा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो फिल्म नहीं रुकवा सकती। उसकी जिंदगी से ऐसे निकल गई जैसे थी नहीं। मंशियात की आदत इसको शुरू से थी। मतलब जब ये बच्चा था तब भी ये सिगरेट पीता था छुप के। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बॉलीवुड के स्टार संजू बाबा की, जिनकी जिंदगी फिल्म से ज्यादा फिल्म थी। संजय दत्त जिनकी 308 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ उनका रिलेशनशिप कामयाब क्यों नहीं हो सका? सलमान खान और संजय दत्त की लड़ाई माधुरी की वजह से किस बात पर हुई थी? संजू बाबा ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो रोल अदा किया था, वो संजू बाबा से पहले किस अदाकार को ऑफर किया गया था? संजय दत्त जब जेल गए तो जेल का वक्त उन्होंने किस उम्मीद पर गुजारा, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तबीयत मेरी ठीक है और जिस हाल में भी अल्लाह रखे खुश रहना चाहिए। और आज मुझे ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा एक्टर बनता जा रहा हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि एक्टर जो होता है वो किस माहौल से आता है, घर में क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, किसी से लड़ कर आया है, झगड़ कर आया है, खुशी लेकर आया है, कोई गमी लेकर आया है, कोई दुख लेकर आया, ये सुख लेकर आया, ये सिर्फ उसी को पता होता है। सेट पर उसे जो डायरेक्टर सीन देता है उसे उसके मुताबिक परफॉर्म करना। मतलब कि तो कुछ चल रहा है दिमाग में आपका? हाँ, वही एक्टिंग है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा हुनर मुझे दे भी दिया। एक्टिंग सिखा दी है। ये तो अच्छी बात तो है वैसे। अब आप ये बताएं कि इस एक्टिंग के हवाले से मैं आपको फ्रेश लग रहा हूँ या परेशान लग रहा हूँ? नहीं, कैमरे पे तो आप फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन 1 मिनट पहले आप लग नहीं रहे थे। वो कैमरे से पहले मैं कुछ और होता हूँ, हाँ, कैमरे के सामने मैं कुछ और होता हूँ, और यही एक्टिंग है। यही तो एक्टिंग ये है। भी आपको बता दूँ। ये भी सही कहा आपने थोड़ी बिल्कुल। देर पहले मुझे एक साहब ने कहा आप कैमरे में देखें। मैंने कहा मैं कैमरे में क्यों देखूं, कैमरा मुझे देखे। मैं तो आपको देखूंगा जिसने मेरे से बातें सुननी है। हाँ, सही तो कहा। आप फरमाएं आज क्या सुनना चाहती? आज मैं आपसे संजू बाबा के बारे में जानना चाहूंगी, जिनकी जिंदगी फिल्म से ज्यादा फिल्मी थी। 308 उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। माधुरी अल्लाह अकबर। दीक्षित जैसी खातून के साथ उनका रिलेशनशिप था। सलमान खान के साथ झगड़े थे, केसेस थे, जेल गए, नशा किया, रिहैब किया, पता नहीं क्या क्या किया। तो उनकी जिंदगी के बारे में दिलचस्प हकायक हम आपसे आज जानेंगे। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है तू आप मेरे लिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रही हैं वो कैसे? हैं। वो ऐसे कि आप शुरू हुई थी विजंती माला से, फिर मधुबाला से, फिर नरगिस से, और एकदम फिर आप आई अल्लाह अकबर राज कपूर से, फिर सलमान खान से, और फिर आज आ गई हैं संजय दत्त से। ये वो ख़तरनाक लोग हैं, मतलब इनको ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ये बदमाश है, ये दबंग लोग हैं। बदमाश से मुराद ये माफ़ी चाहता हूँ कि अवाम ये न तसल्ली ले के वो बत्ताखोरी करते हैं, लेकिन होता ना एक आदमी का दबदबा होता है, एक रोब होता है, एग्रेसिव होता है, एंग्री मैन होता है। उससे बात करते हुए लोग घबराते हैं, उसके सामने कोई मुतालबा रखते हुए घबराते हैं। तो सलमान खान और संजय दत्त दोनों इस किस्म के लोग।
तो आपने सलमान खान के बाद इसका इंतखाब कर लिया। संजय दत्त की लाइफ के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से शुरू करूँ। है वो क्यों? उसकी वजह यह है कि उसकी लाइफ के इतने दिलचस्प वाक़यात हैं और इतने अजीब व गरीब हैं और इतने फिल्मी अंदाज के हैं कि उनकी मेरे से तरतीब नहीं हो रही कि मैं क्या करूं। तो बहरहाल जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाइएगा और जहाँ कहीं मैं रह जाऊंगा मुझे याद करवा दीजिएगा कि वो वाक़या भी सुना दें। 29 जुलाई 1959 को बम्बई में ये बच्चा पैदा हुआ, सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर में। बड़े नाम है। अब एक दिलचस्प आपको बात सुनाता हूँ जी। एक वक्त था कि नरगिस की वालदा जद्दन बाई का ताल्लुक हिंदू मज़हब से था। ठीक। उन्होंने एक मुसलमान से प्यार किया और उस प्यार में अपने मज़हब को तब्दील किया। वो मुसलमान हो गई और शादी हो गई और उस शादी के नतीजे में नरगिस पैदा हुई और इनके साथ इनके भाई भी पैदा हुए जो इतने काबिल ज़िक्र नहीं और ना मैं करना चाहता हूँ। बहरहाल अब हिस्ट्री की रिवर्स गियर देखें कि नरगिस मुसलमान थी, मदर इंडिया में सुनील दत्त एक हिंदू थे, उनसे प्यार हुआ और शादी हुई। अब जद्दन बाई ने तो मज़हब तब्दील किया था। नरगिस दत्त के बारे में चूँकि इनका नाम नरगिस ही रहा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, किसी ने इस बात की हामी नहीं भरी कि उसने अपना मज़हब तब्दील किया था, यानी हिंदू हो गई थी या नहीं हो गई थी। गूगल हो गया, नेट हो गया, मुख्तलिफ इंटरव्यू, मुख्तलिफ रिसाले हो गए, उनसे जितनी मालूमात मैंने कलेक्ट की हैं उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नरगिस दत्त ने अपना मज़हब चेंज किया था। लेकिन जब मैं इंडिया गया तो वहाँ जो मुझे प्राइवेटली लोगों ने बताया वो ये बताया था कि उसने अपना मज़हब तब्दील कर लिया था। एनी हाउ, क्योंकि मोहब्बत में जीत होती है किसी न किसी की, तो उनके घर ये बच्चा पैदा हुआ, संजय दत्त। अब आप देखिए इसके पिछले ख़ानदान देखिए, ये दत्त ख़ानदान भी जैसे कपूर ख़ानदान है और फिरोज़ खान का एक ख़ानदान है और चोपड़ा ख़ानदान है। मैं ये कह रहा था कि दत्त ख़ानदान में एक बड़े ख़ानदान में ख़ानदान है। अगर आप इस हिस्ट्री पर गौर करें तो इनकी भी तीसरी चौथी नस्ल है जो फिल्म में काम कर रही है। सबसे पहले मैं आपको उस मौजू पे बात बता दूं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते, क्रेज़ी होते कि हमें बताया जाए। मसलन कि हीरो ने कितनी मोहब्बतें की, कितनी शादियां की, किससे पहले शादी की, फिर दूसरी किससे की, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जो भी है। संजय दत्त इस लिहाज से अजीब व गरीब शख्स है। उसको घड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो उसके बाजू ने घड़ियाँ भी देखी और हथकड़ियाँ भी देखी। अच्छा, फिर जो रिकॉर्ड उसके पास है, मैंने अभी तक किसी भी हीरो के पास वो रिकॉर्ड नहीं देखा। कौन सा रिकॉर्ड? बस बड़े बड़े हीरो हमारे इधर, वहीद मुराद, बेपनाह लड़कियां उनकी शहदाई थी, और हिंदुस्तान में आमिर खान है, दिलीप कुमार थे, राज कपूर थे, ये वो लोग थे जिनके बड़ी लड़कियां मद्दा होती थी। लेकिन बस 2-4 लड़कियों के बाद चौथी लड़की हमें नहीं मिलती। संजय दत्त की लाइफ में ऑन रिकॉर्ड जो उसके पास गर्लफ्रेंड है, उनकी तादाद 308 है। 308 गर्लफ्रेंड्स? जी। ओह माय गॉड। है ना नाकाबिले यकीन बात, है ना फिल्मी बात, बहुत ज़्यादा कि जैसे कोई भी नहीं मानेगा ना, ये 308 कैसे हो सकती हैं। लेकिन थी, और वो लड़कियों में इतना पॉपुलर था। किस वजह से था, मैंने आपको पहले भी एक किसी पॉडकास्ट में बताया था कि प्यार लड़की किसी ज़रूरी नहीं कि हसीन आदमी से करे। लड़की प्यार अपने दिल से करती है, जो उसके दरवाजे की एक खिड़की है जो खोल लेता है। बाज़ लड़के, बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो उस खिड़की को खोलने का गुर या चाबी लेकर पैदा होते हैं और लड़कियां उनकी दीवाना हो जाती हैं। इसके साथ 308 गर्लफ्रेंड मैं इसलिए भी मान सकता हूँ कि एक लड़की थी, निशा त्रिपाठी नाम था उस लड़की का, वो इसको चाहती थी, वो चाहती रही और उसकी चाहत ख़त्म नहीं हुई। उसकी उम्र 62 साल हो गई। अच्छा। और जिस वक्त वो मरने लगी तो उसने अपना बैंक अकाउंट और तमाम कीमती अशिया जो थी वो संजय दत्त के नाम कर दी। इतना क्रेज़, इतना क्रेज़। तो इससे मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है या परेशानी नहीं होती कि इतना चाहने वाली एक, अगर एक हीरो को लड़कियां हैं कि एक और 62 साल की उम्र में भी उसको इतना प्यार करती कि मरते हुए अपनी तमाम प्रॉपर्टी और तमाम कीमती अशिया और बैंक अकाउंट उसके नाम कर देती। तो संजय दत्त ने कबूल कर लिए थे वो सारी नहीं, चीज़ें? सुने ना आपको जी। वो फिर जो
बैंक था, उसने इतला दी संजय दत्त को कि फ़लाँ नाम की लड़की ने आपके नाम बैंक अकाउंट कर दिया है, तो आप तशरीफ़ लाएँ बैंक में और वगैरह वगैरह। हाँ। तो उसने अपने वकील को भेजा और वकील से कहा कि उन्हें जाकर कह दें कि मैं इस बात से बहुत मुतासर हुआ हूँ कि एक लड़की ने मुझे इतना चाहा, इतना प्यार किया कि अपना बैंक अकाउंट और जो भी है कीमती अशिया मेरे नाम कर गई, लेकिन मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं है, तो मैं ये चीज़ें नहीं लेता। और उसने ये चीज़ें नहीं ली। अच्छा, मैंने देखा है बड़े लोगों की जो ज़िंदगी होती है या उनकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे आते हैं जो उनके बड़ेपन को ना निखार देते हैं। मसलन आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि एक आदमी के नाम कर गई एक औरत, बैंक अकाउंट कर गई, कीमती अशिया कर गई, तो साफ ज़ाहिर है वो बैंक अकाउंट में कोई 2-3 लाख रुपए तो नहीं होंगे ना, वो रकम होगी जो उसने अच्छी जमा खासी की रकम होगी, होगी। और कीमती अशिया भी ऐसी होंगी कि देखने से ताल्लुक़ रखती होंगी। लेकिन आप देखें कि उस शख्स ने न तफसील पूछी अकाउंट की, ना उसने ये कहा कि उसमें क्या क्या है, कीमती अशिया कौन सी हैं। उसने कहा मैं नहीं लेना चाहता। यानी किसी किस्म का जो होता है ना लालच उसके अंदर, या वो क्रेज़ दौलत के लिए या पैसे के लिए, वो नहीं था। बेशक वो बजाते खुद भी अमीर था, उसका बाप भी अमीर था, उसने भी बहुत पैसे कमाए, माँ ने बहुत पैसे कमाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो लोग, इतनी उनके पास दौलत होती है कि उस दौलत का हिसाब लगाने के लिए उनको 4-5 महीने चाहिए होते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है। इसके बावजूद उनकी हवस नहीं ख़त्म होती। तो इसका ये ना लेना ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह भी हो सकती है इसकी इतनी गर्लफ्रेंड होने की, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक किताब में पढ़ा था कि एक लड़की जो है उसकी एक नेचर होती है कि जब उसे सब चाहने वाले होते हैं ना, तो वो इतनी मुतासर नहीं होती। उसको पता होता है शीशे के सामने जाती है, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे उसने चाहा, उसने आई लव यू, तो होता ही है। वो मर्द उससे हिट कर जाता है कि जब वो जा रही है सारे उसे देख रहे हैं और वो शख्स पास से गुजर जाता है उसको बगैर देखे, जिसके लिए उसको अपनी गर्दन मोड़नी पड़ती है। तो वो उसको लड़ जाता है कि ऐसी क्या बात है। तो मैं समझता हूँ संजय दत्त में ये खूबी भी थी कि वो हर एक को वेलकम नहीं करता था। एनी हाउ, उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली जो शादी की वो रिचा नाम की लड़की से शादी की 1987 में। तरशाला नाम की लड़की, उनके वहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम तरशाला दत्त रखा गया। लेकिन वो जो लड़की थी, अखबार वाले तो ये कहते हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हुए, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ। अच्छा, इन बातों को तो मैं समझता हूँ कि डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े बहसें तकरार, दुनिया में कौन सा घर है जिसमें मियाँ बीवी का नहीं हो? तो मुझे एक घर दिखा दे। आप यकीन करें, मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू किए हैं, अखबार के लिए, टीवी के लिए नहीं। मेरी वैसे एक आदत है कि जब भी कोई मुझे बड़ा आदमी मिलता है जिसका बड़ा दबंग होता है, बाद में बड़ा रोब होता है, लोग आगे पीछे झुक रहे होते हैं, उनमें बदमाश भी थे, बड़े बड़े बदमाश जिनका नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। तो उनसे भी मैंने एक सवाल किया। मैं कहा जी, घर में जब आप जाते हैं तो आपकी बीवी तो कांपना शुरू हो जाती होगी। आप यकीन करें, वो हंसे, उसके नासिर साहब, जब मैं घर में जाता हूँ तो मैं कांपते हुए जाता हूँ। तो ये जो चीज़ है कि घर की चारदीवारी में औरत जो है वो बहुत मजबूत होती है, ख़ास तौर से वो औरत जिसके बच्चे हो, तो मर्द उससे डरता है। अच्छा, मर्द उससे क्यों डरता है? बहरहाल ये एक इंटरनेशनल है, फिर लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। लिहाजा मैं नहीं मानता लड़ाई झगड़े जो है वो इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक की नौबत आए। इनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं। ऋचा शर्मा बीमार हो गई, उनके दिमाग में ट्यूमर थी, इसने इलाज करवाया, सब कुछ किया, वो नहीं जहाँ बाहर हो सकी, वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की एक रेहा नाम की लड़की से, रेहा प्ले थी। अच्छा, उसके साथ इनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। अच्छा, उसकी क्या वजह है? मैंने बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन कोई वजह नहीं पता चली, सिवाय इसके कि या तो संजय दत्त के लिए वो काबिल कबूल इतनी नहीं थी जितनी उसने सोची होगी, या जैसा उसने उसके बारे में सोचा होगा ऐसी वो निकली नहीं होगी। होता है ना, जब दो इंसान आपस में मिलते हैं, ख़ास तौर से एक दूसरे को चाहने वाले, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए दी बेस्ट होकर आते हैं। अब वर्स्ट चीज़ें छुपा लेती है, लड़की भी छुपाती है, मर्द भी छुपा लेता है। जिस वक्त दोनों एक हो जाते हैं तो सब के परत खुल जाते हैं, फिर वर्स्ट भी सामने आ जाता है, ये वो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो चीज़ संजय दत्त ने सोची होगी उस लड़की के बारे में, वो उस पर पूरा नहीं उतरी और बहुत जल्दी उनके दरमियान सेपरेशन हो गई।
डाइवोर्स हो गई। हाँ, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और कमाल है। हाँ। उसका नाम था मनियाता दत्त। हाँ, अच्छा। उस लड़की के साथ इनका रोमांस चला, रोमांस चलने के बाद इनकी शादी हुई। अब जब शादी होगी तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चे? हाँ जी, वो बाद में चूँकि नहीं होने थे, उन्होंने कहा एक ही वक्त में कर लो। हाँ। तो बेटे का नाम रखा गया शाहरान दत्त और बेटी का नाम रखा गया इकरा दत्त। मुस्लिम नेम रखे? जी हाँ, दोनों के नाम मुसलमान रखे गए। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि मनियाता दत्त मुसलमान थी। अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं कि मनियाता दत्त हिंदू थी। हाँ। ये मसला साथ चलता रहा, लेकिन इनकी शादी चलती रही। हाँ। अब इस शादी के साथ साथ अब हम कैरियर की तरफ आते हैं। इस शादी का उस कैरियर के साथ क्या ताल्लुक है? ओके। 1981 में इसकी क्या कहने लगे, इसको यूँ कह लें डेब्यू कह लें या पहली फिल्म कह लें, उसमें इसको हीरो लिया गया और उस फिल्म का नाम था रॉकी। रॉकी ब्लॉकबस्टर हिट हुई और रातों रात ये जो था, एक तो सुनील दत्त का बेटा, नरगिस का बेटा। सुनील दत्त सिर्फ एक्टर ही नहीं था, सियासतदान भी था। नरगिस भी तो आपको पता होगा राज्यसभा की मेंबर थी। जी जी। और वो भी सियासतदान थी। तो ये इनका अखबारों में आ जाना बहुत बड़ी बात थी। तो ये एकदम कहीं से कहीं चला गया। अब उसके बाद फिर साथ ही इसकी फिल्म आई सड़क। अच्छा, मैंने इसकी फिल्म सड़क देखी है। लोग कहते हैं रॉकी इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। रॉकी बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन आप यकीन कर कभी टाइम मिले तो सड़क देखिएगा। बाला सड़क के बाद फिर मुन्ना भाई, MBBS आई। वो तो सुपर हाँ, डुपर फिर लगे रहो ब्लॉकबस्टर। मुन्ना भाई आई। हाँ। बस इस तरीके से करके वो एक सुपर स्टार बन गया। सुपर स्टार बना जब, तो एकदम उसके ऊपर एक केस हुआ और वो केस क्या था? बम्बई में धमाके हुए, बम धमाके, और उसमें ये मॉरिशस शूटिंग के लिए गया हुआ था। और जिस वक्त ये वापस आया तो इसे दहशतगर्द के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? उन्होंने कहा कि बम्बई धमाकों में इसका हाथ है। असली खरीदते थे? हाँ जी, कि इसने गड़बड़ की है। कुछ लाइक कहते हैं AK-3 थी, कोई कहते हैं AK-47 थी, लेकिन जो भी राइफल थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, जदीद तरीन थी। अच्छा। तो इसने ये माना कि मैंने ये गन ख़रीदी थी। और जब इसके बाप ने इससे पूछा कि ये जो कुछ केस चल रहा है, ये इसमें तुम्हारा कहाँ तक हाथ है, तो उसने कहा बात यह है डैडी कि मेरे अंदर एक मुसलमान का खून दौड़ रहा है। वो था सुनील दत्त हिंदू, ये ज़हन में रखिए। ये नरगिस दत्त का बेटा था। इसलिए मेरे अंदर एक मुसलमान का खून दौड़ रहा है और ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। उसी दौर में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। अच्छा। जिसके बाद फिर बम धमाके भी हुए। तो इसने कहा मैं ये जो अदम मसवात देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि हिंदुओं पर जुल्म होते हैं, फलां होते हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। और इसने फिर अपने बाप से ये भी कहा कि आपको याद होगा बम धमाकों में जो लोग ज़ख्मी हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा उनकी रखवाली करने वाले, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले आप थे। और उसमें आपने मुसलमानों के ज़ख्मों पर भी हाथ रखा और हिंदुओं के भी। और ये बात प्रेस ने उठा ली और उन्होंने सुनील दत्त के ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर दिया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इसको पकड़ के इस पर जुर्म साबित हुआ, इसको 7 साल की सज़ा हो गई। ओहो। 7 साल की ये सज़ा जो है, ये इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। जिस वक्त ये जेल गया था, ये टॉप पर था, क्योंकि जेल से बाहर आते ही ना, जब जिसने पहली बार गया तो ज़मानत हो गई। तो उसके बाद इसको सुभाष ने साइन किया फिल्म खलनायक के लिए। अच्छा। खलनायक सुपरहिट फिल्म हुई, उसमें माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित के साथ इसका अफेयर चला। खलनायक के बाद? हाँ, खलनायक के बाद, और वो इश्क उरूज पर चला गया। उसके बाद ये फिर पकड़े गए और पकड़ करने बाद फिर इनको सज़ा हुई 7 साल। फिर एक जज ने उसमें कमी करके उसको 5 साल कर दिया। लेकिन फिर ये अपनी शराफत और इंतहाई सही तरीके से कानूनी तौर पर इसने सज़ा काटी और ये 103 दिन पहले अपनी सज़ा से पूरी करने से पहले ये बरी कर दिए गए। अच्छा, ये जो इसने वक्त जेल में गुजारा, इस वक्त ने इसको झंझोड़ के रख दिया कि वो माधुरी जो इनके साथ इश्क का इज़हार करती थी, माधुरी इसकी खबर तक लेने नहीं आई, जेल में मुलाकात तक करने नहीं आई, कोई टेलीफोन तक नहीं किया, इसके घर वालों के साथ कोई अफसोस तक नहीं किया, किसी किस्म का उसने कोई काम नहीं किया। अच्छा, उसकी भी एक वजह थी। क्या? उसकी वजह ये थी कि इस दौरान राजकुमार हिरानी ने इस पर फिल्म बनाने की कोशिश की लाइफ पर, संजू के नाम से। तो ये सलमान खान के पास गई माधुरी। अच्छा। कि आप ये फिल्म रुकवाएं।
उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा बात यह है कि ये जब फिल्म बनेगी तो उसमें मेरा नाम आएगा, हाँ, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुँ। लेकिन वो फिल्म नहीं रुकवा सके। सलमान खान, सलमान खान संजय फिल्म दत्त को नहीं कह सके। नहीं संजय तो राजकुमार हिरानी थे। राजकुमार हिरानी से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने तो मुन्ना भाई MBBS बनाई थी, अच्छा, तो PK उन्होंने बनाई, जिसमें 3 इडियट्स उन्होंने बनाई, जिसमें आमिर खान और ये वो थे। हाँ, वो कुछ छोटा डायरेक्टर नहीं, वो राइटर भी है और डायरेक्टर भी है, तो उसको रोक नहीं सके। अच्छा, उसमें जो इसका किरदार था सलमान खान संजय दत्त का, वो रणबीर कपूर ने किया था। हुँ। अच्छा, वो फिल्म बन गई, उसका माधुरी दीक्षित ने बहुत रिएक्शन लिया, लिहाजा वो इसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल गई जैसे थी नहीं। कभी ये खबर भी नहीं ली जब जेल गए? कभी नहीं, ये जो सदमा था ये इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस दौरान अगर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे इसके मनियाता से, और इख्तिलाफात पैदा होने के बाद बावजूद उस औरत ने इसकी जेल की ज़िंदगी में इसका साथ भी दिया, इसके बच्चों का भी ख्याल रखा और इसके घर वालों का भी ख्याल रखा। बेशक बाद में जब ये आया तो इससे भी इसकी अलहदगी हो गई, और उसके बाद इसने टीना मुनीम एक लड़की थी जो रॉकी में इसकी हीरोइन थी, हाँ। इसने उसके साथ भी किया, उसके साथ भी शादी करने की कोशिश की हुई, नहीं हुई। जो कुछ उसका रिजल्ट ये हुआ कि मनियाता इसकी ज़िंदगी से निकल गई। अच्छा, लेकिन एक वक्त आया जब इसकी उम्र 65 ईयर होगी, जो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ जी। जब 308 गर्लफ्रेंड भी इसने देख ली, सारी दुनिया देख ली और नज़र मारी जब, तो इसको सिर्फ एक ही औरत ऐसी नज़र आई जिसने हर हाल में इसका साथ नहीं दिया, हर हाल में इसके घर वालों के साथ जुड़ी रही, इसके बच्चों के लिए बेहतर सोचती रही। तो इसने फिर क्या किया कि उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता हूँ। फिर अच्छा। 65 ईयर्स की उम्र में इसने दोबारा शादी की, बाकायदा फिर 7 फेरे लिए उसी तरह, और वो एक दूसरे के गले में फूलों के हार डाले, और जो पूरी रस्मात होती हैं वो रस्मात अदा की, जिसमें सारी फैमिली बच्चे सब शामिल थे, और अभी तक वो इनके साथ है। ज़बरदस्त, क्या बात तो है। वफ़ादारी की मिसाल। हाँ, लेकिन इस किस्म की शादी दूसरी पहली बीवी से पहले भी कुछ अदा कर चुके हैं, वो हम जिक्र फिर करेंगे कभी किसी वाक़यात हाँ। में। तो ये एक जो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, ये बड़ा ख़तरनाक था। इस दौरान एक और वाक़या इसकी ज़िंदगी में ऐसा आया जिसने इसको झंझोड़ कर रखा था। ये मैं आपको इसके सारे वो वाक़या सुना रहा हूँ जिसमें इसे सदमे मिले। उसके बाद मैं आऊँगा कि इसका किरदार क्या था, कि ऋचा शर्मा मर गई, अच्छा, प्यार था, जैसी भी थी, बीवी थी, बिल्कुल। इसकी बेटी की माँ थी, वो जी। मर गई, हाँ जी। पहला सदमा। उसके बाद रेहा से शादी की, वो छोड़ के चली गई। उसके बाद ऋचा शर्मा से शादी की, वो मनियाते से शादी की, वो भी छोड़ के चली गई। माधुरी दीक्षित से इश्क किया, वो छोड़ के चली गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये करते करते इस दौरान एक और वाक़या हुआ कि अभी ये पहली फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था रॉकी का, तो इसकी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ, नरगिस दत्त को। अच्छा, वो ले गए उनको बाहर, पता नहीं लंदन या स्कॉटलैंड या स्विट्ज़रलैंड, मुझे सही याद नहीं किस मुल्क में ले गए। 2 महीने वहाँ वो बेहोश रही। ओए होए! 2 महीने के बाद उनको, कोमा में रही? हाँ जी, 2 महीने के बाद उनको होश आया, तो सबसे पहला सवाल जो उन्होंने किया अपने ख़ावंद से, वो ये था कि संजू कैसे? इतनी मोहब्बत थी। तो उन्होंने बताया कि उस तरीके से उसकी फ़िल्म है और वो रिलीज़ होने वाली है और वगैरह वगैरह। तो इसने, चूँकि वो था, इसको कैंसर था और मौत यकीनी थी नरगिस को, तो नरगिस ने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया जो मैं अपने ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर। क्योंकि एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार क्या कहती है और वो अपने बेटे को किस मंजिल पर देखना चाहती है, और वो ऐसी बातें, बड़ा मुख्तसर सा एक उसका वो वीडियो है, लेकिन उसमें 2-3 जुमले, 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जो उसने कूज़े में दरिया को बंद कर दिए। उसने कहा, मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत और वक़ार को सामने रखना। अच्छा, यानी कोई भी गलत बात करते हो ये कोई, अपनी शख्सियत को सामने रखना, बड़ों की इज़्ज़त करना और उनके साथ शाइस्तगी से पेश आना, हाँ, ये वो रास्ता है जो तुम्हें हमेशा आगे लेकर जाएगा। क्या बात अब आप इन लफ्ज़ों पर गौर कर लें। हम अक्सर ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो लोग भी हमें कहते हैं कि नासिर साहब, ये आपसे उम्मीद नहीं थी, ये होता है ना ऐसे। होते। ऐसा उन्होंने यही इसी चीज़ से मना किया
कि बेटा जब भी कोई बात करो अपनी शख्सियत और वक़ार को सामने रखना और बड़ों की इज़्ज़त करना। हम लोग अपने बड़ों को इज़्ज़त नहीं करते या अपने से जो बड़े होते हैं हम मानते नहीं हैं, तो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब उनको मौका मिलता है वो सबसे पहले हमारा पत्ता काटते हैं, वरना अल्लाह ही काट देता है कि जब हम ऐसे बंदों की जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी नहीं इज़्ज़त करते और उनके साथ शाइस्तगी से पेश नहीं आते। और अगर आप देखें तो ये सारी बातें हमारे दीन की जड़ है। सही बात। तो ये जो नसीहत उसने की और उसने कहा कि मैं उसने वो रिकॉर्डिंग को पास रख ली। अच्छा। तो जिस वक्त उसकी फ़िल्म रिलीज़ थी 7 मई को प्रीमियर था रॉकी फ़िल्म का, पहली फ़िल्म, बड़ा शोर शराबा ये वो कि सुनील दत्त का बेटा है और सुनील ने बड़ी मेहनत की थी, अपने बच्चों को बड़ी ट्रेनिंग भी दी थी। तो नरगिस से एक लफ्ज़ बोला था कि मैं अपने बेटे का प्रीमियर देखने जाऊंगी, ख़्वाह मुझे स्ट्रेचर पर जाना पड़े। तो 7 मई की डेट मुकर्रर हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 4 दिन पहले 3 मई को नरगिस इस दुनिया से चली गई। तो ये बहुत रोया। फिर जब इसको ये मंशियात का आदी हुआ, और मंशियात की आदत इसको शुरू से थी। अच्छा, कब से? मतलब जब ये बच्चा था तब भी ये सिगरेट पीता था छुप के। सुनील दत्त कहते हैं कि मेरे घर में डायरेक्टर आते थे, प्रोड्यूसर आते थे, एक्टर आते थे, वो सिगरेट पीते थे, अक्सर आधा पी के ना एस्ट्रे में बुझा देते। कहता है ये वो सारे सिगरेट पीता होता था। फिर इसने शराब शुरू कर दी और फिर वो शराब इसलिए बढ़ती गई कि ये जो मैं अब आपके इसके हादसे और वाक़यात सुनाए इनको सामने रखें तो जिस माशरे में वो था उस माशरे में पहला सारा जो ढूंढते हैं वो शराब ही ढूंढते हैं। वो राज कपूर हो, वो अपना सलमान खान, कोई भी हो, तो इसने भी शराब पीनी शुरू कर दी। और शराब पीने का रिज़ल्ट ये हुआ कि 2020 में इसको डायग्नोज़ हुआ कैंसर, जैसे माँ को डायग्नोज़ हुआ था, और वो कैंसर डायग्नोज़ हुआ फेफड़ों का। ठीक है, और स्टेज थी कैंसर की चौथी स्टेज, जिसको लास्ट कहते हैं। लोग तो तीसरी को लास्ट कहते हैं, चौथी का मतलब ये होता है कि ही विल बी नो मोर। अब मैं आपको आता हूँ, ये मैंने सारे वाक़यात आपको क्यों सुनाए कि इस शख्स ने जो जेल काटी तो वहाँ एक हवालदार इसको मिला। अच्छा। ये खुद उसने जिक्र किया कि हवालदार में मुझे मिला तो कहता है कि बाबा, इसको बाबा कहते थे सारे, कि बाबा एक राय है। कि तो बोलो। कहता बाबा आप ना उम्मीद लगाना छोड़ दें। अच्छा, उम्मीद लगाना अब उम्मीद लगाना छोड़ दें, आप ये जेल की ज़िंदगी आपकी बड़े आराम से गुजरी। अच्छा, इसको पहले तो समझ नहीं आई, लेकिन फिर इसने देखा इसने बात बड़ी कमाल की है। तो कहता है मुझे 2-3 हफ्ते लगे उम्मीद ख़त्म करने में। उम्मीद क्या थी कि माधुरी क्यों नहीं आई, माधुरी आएगी या सलमान खान मुझे पूछने आएगा, मनियाता आएगी, फलां आएगी, इतने दोस्त थे कि कोई ना कोई तो आएगा, कोई हेल्प करेगा। लेकिन इसकी किसी ने हेल्प नहीं की। तो कहता है मैंने वो उम्मीद हर एक से छोड़ दी। जब मैंने उम्मीद छोड़ी तो कहता आप यकीन करें कि दिन ऐसे गुजरने लगे जैसे हवा गुजरती है। फिर वहाँ इसने थैले बनाए। अच्छा। वहाँ इसने रेडियो का काम सीखा, वहाँ इसने बागबानी की जेल में। उसके मजदूरी के इसको पैसे मिलते थे। तो कहता मैंने 6,000 रुपये कमाए और वो 6,000 रुपये मैंने अपनी बीवी को दिए। अच्छा, एक इतना बड़ा स्टार और वो बागबानी करे, थैले बनाए, तो क्या गुजरती होगी उसके दिल पर। लेकिन इसकी जो विल पावर थी इसने वो नहीं छोड़ी। दाद बनती है वैसे। ये वहाँ भी स्टार ही रहा। इसने कहा मैं ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं ये भी कर गुजरूँगा, इस मुसीबत को भी झूल लूँगा। लेकिन जब उसे फेफड़ों का डायग्नोज हो ना कैंसर, तो फिर उसने कहा कि अब मैं इस कैंसर से लड़ूंगा। उसकी माँ कैंसर से मरी थी, तो उसने फैसला किया कि मैं इस कैंसर का मुकाबला करूँगा। और समीरा जी उसने ऐसा मुकाबला किया कि उस मर्ज़ को, फेफड़ों का जो कैंसर था जो अक्सर जान लेकर जाता है 99%, इसने उसको शिकस्त दे दी। वाह वाह। और कैंसर से आज़ाद हो गया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और फिर जब ये जेल से बाहर आया, फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर इसने और भी फिल्में की, 130 से ज़्यादा फिल्में की, और साजिन एक फ़िल्म आई जिसने फिर से इसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अच्छा, इसी दौरान फिर इसने उससे मनियाते से शादी भी की। अच्छा, इसके इस अज़म को और इस विल पावर को आप देखें तो समझ आती है बात। आप देखें ना, आप बैठे हैं, अगर आपको पता चले कि एक आदमी है वो आपको ना, आप बाहर निकलेंगे तो आपको गोली मार देगा। अब आप वो खौफतारी कर लें और खौफतारी आधी आप मर जाएंगे।
लेकिन अगर आपने ये सुना और सुनने के बाद कहते हैं कि मुझे कौन गोली मार सकता है, हाँ। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोई गोली नहीं मार सकता, मैं देखती हूँ कैसे मुझे कोई गोली मारता है। आप पूरे अज़्म के साथ, अपनी विल पावर के साथ बाहर निकलती, आप यकीन करें आपको कोई गोली नहीं मारेगा। क्योंकि जिसने सर उठाकर जीना सीख लिया ना, उसका सर झुका को नहीं सकता, और जिसने सर झुकाकर सोचना शुरू कर दिया, वो सारी ज़िंदगी सर झुकाकर ही सोचता रहेगा, कभी सर नहीं उठा सकेगा। मैंने जैसे आपसे कहा था कि इस आदमी ने अपनी विल पावर से कैंसर को शिकस्त दी। हाँ जी। फिर साजन फिल्म आई, और फिर इसकी फिल्मों की एक लंबी कतार है जिसमें इसने बेपनाह अच्छा काम किया। मैंने इसकी एक फिल्म देखी है अग्निपथ, उसमें इसने गंजे का रोल अदा किया, विलन का। अच्छा। उफ, आप यकीन करें क्या परफॉर्मेंस थी, मतलब इतना वर्सटाइल एक्टर और इतना पावरफुल लगता है कि आप यकीन करें कि वो अगर आधे हिंदुस्तान को मार देना तो दिल मान जाता है कि इसने बाकी ठीक काम किया। तो ये इस आदमी की आप हैरान होंगी कि दोस्ती किससे थी? किससे? सलमान खान से। दोस्ती थी? कहते नहीं है कि उनकी बहुत दुश्मनी गोली दोस्ती के साथ थी, थी? बहुत दोस्ती थी, बड़े उतार चढ़ाव हुए, बड़े अजीब वाकयात हुए, अच्छा। लेकिन आज तक ये दोस्ती कायम है। आज तक कायम है। अब दोस्ती क्यों हुई मुझे नहीं पता, कि ये जो मैंने पढ़ा है इनसे, मैं किसी से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन दोस्ती क्यों हुई? वो भी दबंग था जिसका नाम सलमान खान था। हाँ। ये भी दबंग था जिसका नाम संजय दत्त था। हाँ, किसी से नहीं डरते। अब हमने अपने यहाँ देखा, अपने इंडस्ट्री में, कि मुख्तलिफ बदमाश फिल्में बनाने आते थे, आप पर रो, मेरे ऊपर रो, फलां, जो भी शरीफ आदमी एक्टर धमका हुआ ये वो फलां, लेकिन आपस में वो नहीं लड़ते थे। वाह। क्यों नहीं लड़ते थे? कि बदमाश को पता था कि इसको मैंने ललकारा तो ये मुझे ललकारेगा, मैंने इसको मारा ये मुझे मारेगा, फिर ये जो मैं फिल्में बना रहा हूँ, ये जो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, ये ख़त्म हो जाएगी। तो बदमाश से ज़्यादा बुज़दिल आदमी बहुत कम होते हैं। सही बात। कभी मैदान में नहीं लड़ेगा, इधर उधर से कह के कत्ल करवा देगा वगैरह वगैरह। खैर, तो दबंग सलमान खान इसकी कदर करता था दिल ही दिल में, ये उसकी कदर करता था। इस दौरान एक वाक़या हो कि सुहेल खान, जो सलमान खान के भाई हैं छोटे, वो एक फ़िल्म में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक गेस्ट रोल अपीयरेंस के लिए इसको कहा, संजय दत्त को, कि आप कर दें। ठीक। इसने वो रोल कर दिया। हाँ। कर दिया। उन्होंने कहा जी पैसे, उसने कहा कोई पैसे नहीं। अच्छा। पैसे नहीं लिए। अच्छा। अब ये बात सलमान खान को पता लगी तो उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसने आप सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा एहसान कर गया, सारी ज़िंदगी मेरे इसके सामने सर झुका रहेगा। तो एक दिन इसकी उसने अपने घर पे दावत की, ये गया तो उसके बाद इसने उसको पकड़ा और कहा कि गैराज में आओ, एक गाड़ी देखो। अपने गैराज में ले गया, वहाँ BMW 5 खड़ी हुई थी। अच्छा। तो उसकी चाबियाँ इसने दिखाई उसको, कहता है बात ये है कि ये वो गाड़ी है जो हिंदुस्तान में अभी किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे। अच्छा। हाँ जी। और चाबी उसको दिखाते, ये गाड़ी आज से तुम्हारी। उसने कहा अच्छा। हाँ, इसने वो चाबियाँ ली। हाँ। घर था समुद्र के किनारे। अच्छा। इसने वो चाबियाँ समुद्र में फेंक। ओहो, क्यों? अब वही बात है, आपको वो निशित त्रिपाठी का वो बात याद है जिसने सारा कुछ अपने इसके नाम कर दिया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो उसने जब इसके देखा था कि ये तुमने क्या किया, उसने कहा तुम मुझे अपने भाई की जो फिल्म में मैंने काम किया था उसका मुआवजा देना चाहते हो, तुम मुझे ख़रीदना चाहते हो, मेरी कीमत लगा दी तुमने, बोली लगा दी, मेरी कीमत ये कार है, मैं इस कार से बहुत कीमती हूँ, और चला गया। अच्छा। सलमान खान ने उसकी इस बात को सराहा और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के दोस्त हो गए। अब इस दौरान क्या हुआ, एक दोस्त है इसका सलमान खान का, संजय दत्त का बड़ा करीबी। आपको पता है हर बड़े आदमी के साथ एक आध आदमी ऐसा मुंसलिक होता है जो उसका ख़ास होता है। जैसे माधु लाल हुसैन के साथ माधु थे, और सुल्तान महमूद गज़नी के साथ अयाज था, और इसके बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं लोग। तो वो उसका नाम था बंटी वालिया। अच्छा। अब वो इसका बड़ा अच्छा दोस्त था और इसके बाकी काम भी देखता था। एक महफिल में बात चल निकली माधुरी की। अब माधुरी से सलमान खान भी इश्क करते थे और माधुरी से वो भी इश्क करता था। तो वो कोई ऐसी बात हुई जिससे उसने इसको तल्खी से जवाब दिया सलमान खान। सलमान खान ने संजय दत्त को जवाब दिया? बंटी वालिया को, जो इसका दोस्त था। अच्छा, ठीक हो गया। वो बात जब संजय दत्त को पता चली तो संजय दत्त ने उससे भी ज़्यादा तल्खी से जवाब दिया। वो अखबार वालों ने उठा लिया कि इनकी आपस में लड़ाई होगी और ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। लेकिन वो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बड़े आदमी
या दो बड़े बदमाश या दो बड़े बहादुर आदमी एक दूसरे के करीब आने के बहाने ढूंढते हैं, दूर जाने के बहाने नहीं ढूंढते। वो कभी उनसे टक्कर नहीं लेते, वो क्योंकि उनका दबदबा जो है ना वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि शेयर ना हो। तो बहरहाल ये इनकी दोस्ती जो थी वो फिर कायम हो गई और इस तरीके से वो चलती रही। फिर सलमान खान ने भी बयान दिया, उसने लोगों ने बल्कि से संजय खान को कहा, संजय दत्त को, कि आप जब वो जेल में थे और इतना कुछ झूल रहे थे, मुसीबतें पहाड़ टूट रहे थे, तो हमने तो नहीं देखा कि सलमान खान आपके पास गया हो। तो उसका उसने जवाब ये दिया कि बात ये है कि उसका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन वो मेरे साथ इससे पहले हमेशा फ़ोन पर भी बात करता था और मेरे घर वालों के साथ भी उसका सलूक बहुत अच्छा है, लिहाजा मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। बड़ी बात। तो इस तरीके से उनकी दोस्ती जो थी वो कायम रही। उसका रोल जो सिलेक्ट हुआ था वो था शाहरुख खान कि मुन्ना भाई मुन्ना MBBS भाई के। MBBS शाहरुख खान करेंगे। अच्छा। और जो एक दूसरे एक्टर ने किया ना जो साइड रोल था, उसके लिए उनका नाम था कि ये संजय दत्त करेगा। ठीक है। हुआ ये कि शाहरुख खान ने इनकार कर दिया। शाहरुख खान के इनकार के बाद फिर इनको वो जो रोल था जो नंबर 2 देना था, इनको नंबर 1 कर दिया गया और वो जो नंबर इन वाला रोल था वो फिर किसी और एक्टर को दे दिया। शाहरुख खान ने इस फिल्म से इनकार क्यों किया? मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं 100% कमिटेड हूँ इस बात से कि शाहरुख खान ने जो करैक्टर सुना उसकी समझ में नहीं आया। मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्यों कि एक MBBS आदमी, एक अनपढ़ आदमी मरीजों का इलाज करता है और उनको MBBS डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर तौर पर ठीक कर देता है। तो थीम ही यही थी राजकुमार हिरानी की कि डॉक्टर दवाइयों से इंसान नहीं बचता। आप देखें जितने भी दुनिया में बड़े लोग ख़ास तौर से मरते हैं, उनके इर्द गिर्द डॉक्टर होते हैं, दवाइयों के ढेर होते हैं, नर्सें खड़ी होती हैं, मशीनें चल रही होती हैं, हार्ट बीट बता रही होती है, पता नहीं क्या क्या, उसके बावजूद मर जाते हैं, नहीं ना बचते। नहीं बचते। यही बेस थी राजकुमार हिरानी के मुन्ना भाई MBBS की कि जो मरीज़ है उसको दवाइयों के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है। और वो क्या है? वो मोहब्बत है, वो प्यार है। क्योंकि मरीज़ जब आता है ना अपने माँ बाप बहन भाई से दूर एक कमरे में आकर बंद हो जाता है, वो लाइफ उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। नर्सें, इंजेक्शन, ये इससे वो ठीक नहीं होता, उसका जहन कभी आगे जीने के लिए उसका दिल ही नहीं करता। तो इसने फिर वो एक ऐसा करैक्टर राजकुमार हिरानी ने तख्लीक किया कि ये इस तरीके से इलाज करेगा और फिर ये लोग मरीजों को ठीक करेगा। जादू की झप्पी देगा। हैं? जादू की झप्पी देगा और ठीक हो जाएगा मरीज। हाँ, तो उसका वो रोल उसकी समझ में इसलिए नहीं, उसने सोचा होगा कि MBBS डॉक्टर के होते हुए एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा यार, लोग हूट कर देंगे। लेकिन वो किस्मत थी ना उसकी, संजय दत्त की, उसने रोल किया और उसने अमर कर दिया। वो आज जहाँ कहीं भी जाता मुन्ना भाई MBBS के वो लगती है, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, वो बतला। फिर उसने और फिर वो उस राजकुमार हिरानी की फ़िल्मों का लाज़मी हिस्सा बन गया। यानी फ़िल्म उसने बनाई PK, उसमें रोल नहीं था, तो ऐसे ही एक दरमियान में आकर गाना डाल दिया तो संजय दत्त को उसमें शामिल कर लिया। तो वो इस तरीके से मतलब जिसके साथ मोहब्बत करता फिर उसने अपनी मोहब्बत की इंतहा ये दिखाई कि उसके नाम पर फ़िल्म भी बनाई और बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई। तो इस तरीके से अगर हम देखें संजय दत्त की ज़िंदगी जेल में जो उसने गुजारी, तो वो कहता है कि जेल में मैंने 4-5 काम किए। मैंने रेडियो बनाना सीखा, मैंने किताबें पढ़ी जिसमें मज़हब की किताबें भी थी और बागवानी भी मैंने की, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वर्जिश की। और जब मैं बाहर निकला तो मैं पहले से ज़्यादा मजबूत था। वाह, पहले से ज़्यादा फिट था। मैं पहले से ज़्यादा फिट था। तो उसकी आप पूरी लाइफ देख लें, अगर उसकी आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उसकी कामयाबी को देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और कभी उसकी बीमारी का देखेंगे, कभी माँ की बीमारी देखेंगे, कभी उसके डेथ देखेंगे, जिस तरीके से उसकी माँ की डेथ हुई और फिर जिस तरीके से बाप भी छोड़कर चला गया। लेकिन वो शख्स घबराया नहीं, वो शख्स हारा नहीं, वो शख्स थका नहीं, उसने हार नहीं मानी, उसने मुकाबला किया और डट के मुकाबला किया और आखिर दम तक मुकाबला किया। खा वो बीमारी हो, खा वो फिल्म की नाकामी हो, खा वो हुकूमत के ज़्यादती हो, खा बम धमाकों का केस हो, खा दहशतगर्दी का मामला हो, कुछ भी हो, वो हर एक से मुकाबला करता रहा और जेल तक काटी। जो इतने बड़े स्टार ने आज तक मैं नहीं समझता आज तक किसी ने 5 साल जेल काटी हो, उसने वो भी काटी और उसमें से अपनों और दूसरों का फ़र्क भी पता चला। और फिर उसने लास्ट में ये कहा कि मैंने अपने आप को बदला अपनी माँ का वो वीडियो मैसेज सुनने के बाद।
और मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बड़ों का अदब करना, ये वो करना, और फिर आज तक वो उस पर अमल पर रहा है। अल्लाह उसको खुश रखे और कामयाबी इसी तरह रहे। ये थे संजय दत्त, संजू बाबा। जिनके संजू बाबा भी लोग कहते हैं, दबंग भी कहते हैं, बैड बॉय भी कहते हैं, एंग्री मैन भी कहते हैं, और वो सारों पर फिट आता है। कॉमेडी करता है तो कमाल करता है, और एंग्री मैन बनता है तो फिर खलनायक बनता है, वो कमाल है। नरगिस दत्त ने मदर इंडिया में बेटे को गलत काम करने पर गोली मार दी थी, लेकिन संजय दत्त असल जिंदगी में उसको कुछ भी नहीं कहा। देखें, अगर हम इस मौजू को लेते हैं ना कि नरगिस ने मदर इंडिया में काम किया और उसका बेटा था बिरजू और वो गलत काम करता था और उसने उसको गोली मार दी, तो वो जो बात थी ना गोली मारने वाली, उसके पीछे एक पूरी थीम थी। और वो फिल्म जो बनी थी, महबूब साहब ने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी, तो उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था, आज कोई राजा ना आज कोई रानी है, प्यार भरे जीवन की एक ही कहानी है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में 4 कौमियत हैं ना, अछूत और ब्राह्मण, और उनका फ़र्क मिटाया था। और मदर इंडिया में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें, और ये जो बड़े लोग गिद्धों की तरह खा रहे हमारी सोसाइटी को और हमारे किसान को, ये गलत काम न करें। और फिर जब एक बेटा गलत उठता है और गलत काम करता है, तो दुनिया में माँ के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका बेटा होता है। तो वो अपने बेटे को वो गलत काम करने से रोकती है। बेटा नहीं रुकता, वो बार बार कहती है रुक जाओ, वो नहीं रुकता और वो गोली मार देती है। अब आते हैं कि नरगिस ने अपनी आम हकीकी लाइफ में संजू बाबा को क्यों नहीं मारा। तो मुझे ये बताएं, संजू बाबा ने गलत क्या किया, बता दें। संजू बाबा बम धमाकों में मुलव्वस हुए, तो उसमें उसने कहा कि मैं ये अदम मसावात जो ये बर्दाश्त नहीं करता, और वो बोलता रहा और दिलेरी से बोलता रहा। उसने कहा मेरी रगों में मुसलमान का खून है, लेकिन मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जुल्म ना हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि फिर उसकी सफाई में सबसे पहले कौन आया, वो बाल ठाकरे था। अच्छा। हाँ जी, सारे इसके खिलाफ हो गए थे कि भाई ये दहशतगर्द है, फलां है, ये है। और आपको पता है फिर बीजेपी जिसके खिलाफ हो जाए तो बाकी सारे बीजेपी के साथ हो जाते हैं। सही बात। तो बाल ठाकरे ने सबसे पहले ये बयान दिया था कि दत्त खानदान जो है इसमें कोई भी शख्स दहशतगर्द नहीं है। उसके बाद फिर उसकी सज़ा माफ़ हुई थी और 103 दिन पहले वो जेल से रिहा भी हुआ था। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो गलत होता है, जिसको बाल ठाकरे जैसा आदमी कहता है कि ये गलत नहीं है, तो माँ गोली क्यों मारती। रह गया ये कि वो शराब पीता था, नशे की लत थी उसे, वो करता था। तो नशा तो हिंदुस्तान में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब शाम होती है, आदमी खा वो मज़दूर हो, खा कुछ भी हो, शाम को उसने वो एक इतनी सी सफ़ेद रंग की बोतल जिसमें रम होती है वो पीनी है, पिए बगैर उसने नहीं सोना। अगर हिंदुस्तान की आबादी इस वक्त 1.5 अरब है फ़र्ज़ कीजिए, उसमें 50 अरब वो लोग 50 करोड़ तो वो निकाल देने जो मुसलमान हैं और बुद्ध माते हैं और जैन माते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी हिंदू अगर हैं, अगर हिंदू 80 करोड़ है, तो उनमें 70 करोड़ हिंदू शराब पी कर सोता है। वो कोई उसका बुरा नहीं मनाते, वो कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो अगर शराब पीता था उस माहौल में, तो माँ ने मना किया, बाप भी मना करता था, लेकिन बाप भी इतनी मना करता, जब सिगरेट पिया तो उसने उसको थप्पड़ मारे। उसके बाद फिर वो शराब पीने लग गया, बाकी नशे भी करता रहा। उसने खुद कहा कि मैंने हर किस्म की ड्रग इस्तेमाल की है। अब हर किस्म की ड्रग में हीरोइन भी है, कोकीन भी है, शीशा भी है, सब कुछ है। अच्छा। सब कुछ उसने इस्तेमाल किया। और आपको पता है कि इस किस्म के नशे लग जाए तो जाते नहीं, और रिहैबिलिटेशन में भी वो रहा। उसका बाप उसको लेकर गया, खुद इसने कहा कि अब मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करें। वो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले गए, वहाँ इलाज हुआ, और वहाँ उसने उन नशों से अपनी विल पावर की वजह से निजात पाई। अच्छा। वरना मैंने देखे हैं नशे करने वाले लोग, इनको जंजीरों से भी बांधा मैंने देखा है, और मार भी पड़ती है, इनको सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही वो रिहेबिलिटेशन से बाहर आते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, वहीं से फिर शुरू कर देते हैं। फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो अगर एक बंदा बेसिकली गलत नहीं है, तो उसको माँ क्यों गोली मारेगी। माँ उसके अम्मा फ़र्ज़ करो उसने ऋचा शर्मा से शादी की, उसने तो निभाई, ज़िंदगी ने नहीं निभने दी, वो चली गई। उसके बाद दूसरी शादी करना उसकी ज़रूरत थी, उसने रिया से की, वो नहीं समझ में आई, ना रिया को संजय को समझ आई, ना संजू को उसकी समझ, दोनों अलग हो गए। ओके, मनियाता दत्त से की, तो मनियाता दत्त से दोबारा भी की। मतलब जिस औरत को उसने देखा कि मेरे लिए उसके दिल में आज भी प्यार है, या हर हाल में प्यार है, या मेरे बच्चों से उसको प्यार है, मेरे घर वालों से प्यार है, तो उसने उसके प्यार को यानी रिजेक्ट नहीं किया या इग्नोर नहीं किया,
उसके अंदर एक एहसास दिल आप कह सकती हैं आप, ये नहीं कि भाई ऐसा सख्त दिल आदमी था कि ठीक है लड़की आई ये वो, ऐसा नहीं। उसने उसके साथ दोबारा शादी की और सबके सामने किया। अब तो जिन लड़कियों ने उसके साथ इश्क करके उनको छोड़ा, जिनमें माधुरी भी शामिल है और भी लड़कियां हैं, तो टीना मुनीम भी है, बाकी भी बहुत कुछ हैं जिनमें जिनका क्या नाम लेना। तो उसने परवाह नहीं की इस बात की, कोई इशू नहीं बनाया उसने अपनी लाइफ का। उसने एक ही इशू उसके सामने था, मैंने एक्टर बनना, मैंने आगे बढ़ना। वो एक्टर भी बना, वो आगे भी बढ़ा, और उसने जो किया वो कोई नहीं कर सका, ये भी मैं आपको बताऊं। मतलब है जो उसने रोल कर दिए ना, वो किसी ने नहीं किया। वास्तव आप फिल्म देखें जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, आज भी उठा कर देखें वास्तव, आपको कोई एक्टर जो है शाहरुख खान हो जाए, आमिर खान हो जाए, आपको नहीं नज़र आएगा कि इस रोल के लिए अगर वो होता तो इससे बेहतर करता। ऐसी बात नहीं, उसने जो कर दी उसने लकीर फेर दी। सड़क में उसने रोल किया, कमाल किया, और खलनायक में किया, कमाल किया, जहाँ भी किया उसने, साजन हो, कोई भी फिल्म ले लें आप, सड़क ले लें, बहुत अच्छा किया। इतना बड़ा परफॉर्मर, और इतने हादसों के बाद। लेकिन वो राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी ना, मेरा नाम जोकर, तो उसमें उसने सिर्फ इतना दिखाया था कि एक्टर जो होता है, फनकार जो होता है, वो अपने आंसू छुपा कर लोगों को हंसाता है, उसकी बेस ये थी। वो फिल्म फेल हो गई, खैर वो तो अलग बात है। तो अगर संजू की लाइफ को देखें तो सारी ज़िंदगी अपने आंसू दुख छुपा कर वो शख्स स्क्रीन पर उस किरदार में आया जो किरदार फिल्म का था, और उसने कुछ इस तरीके से निभाया कि लोग भूल गए कि इसके अंदर, अपने अंदर कितने तूफ़ान हैं। वो समुंदर की वो सतह जो ऊपर से पुरसकून है, उसके अंदर कितने तूफ़ान है, वो समुंदर ही सिर्फ जानता है, ये भी सिर्फ संजू ही जानता है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।